हेलो दोस्तों, प्रदीप स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं जो बीए सेकंड जो थर्ड ईयर में है ना, उस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है या जिसका अभी नहीं हुआ या हो जाएगा, तो इस सब के लिए यूनिट 3 जो है, क्या है यूनिट 3 में शिवाजी का दिन, मराठा साम्राज्य का उदय, प्रशासन, साम्राज्य, राजस्व प्रणाली अथवा शिवाजी के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पढ़िए। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं, उसके बाद आगे आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के एग्जाम में लिख दीजिएगा। पूरा तो पूरा याद नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप लोग एक डाटा तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से लिखिएगा तो कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रदीप स्टडी सेंटर को एकदम जोरदार दबाइए और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन का परिचय। जो भक्ति आंदोलन, यहाँ देखिए, भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण ही मराठा का उदय हुआ। क्या हुआ था कि उस समय औरंगजेब का शासनकाल था, तो उन लोगों ने धार्मिक जो है नीतियों के कारण मराठाओं का उदय हुआ। तो धार्मिक जो हिंदू सब थे, उस सबको दबाने का कारण किया, इसलिए मराठा का उदय हुआ। तो इसमें मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में किया था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट निकट शिवनेर नामक स्थान में हुआ था। इनके माता का नाम शाहजी भोसले और पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनके दो गुरु थे, जिसमें से दादाजी कोंडदेव का प्रभाव शिवाजी पर अधिक पड़ा। गुरु कोंडदेव शिवाजी को आवश्यक सैनिक तथा धार्मिक शिक्षा की, जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। तो चलिए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है देखा, शिवाजी के शासन का प्रबंधन, कि शिवाजी ने कैसे कैसे शासन किया। तो शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी मराठा के नाम से भी जाना जाता है। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक और पहले छत्रपति थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। इसका साम्राज्य की शुरुआत 1674 में छत्रपति शिवाजी के महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई थी, और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ था। कि इसका आरंभ हुआ था 1774 में छत्रपति के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का, और अंत हुआ 1818 में पेशवा के साथ। पेशवा जो कहते हैं बाजीराव, देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ शिवाजी के शासन प्रबंधन को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। जैसे केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, तीसरा राजस्व प्रशासन प्रबंधन, उसका चौथा है सैनिक प्रबंधन, और पांचवा है व्यय प्रबंधन। जो हम कह सकते हैं कि इसका कितना प्रबंधन में बटा हुआ था, 5 प्रबंधन था, जिसमें कि केंद्रीय शासन व्यवस्था था, उसके बाद प्रांतीय शासन था, राजस्व प्रशासन प्रबंधन था, सैनिक प्रबंधन, यानी कि जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह देश की स्थिति है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था कोई और चला रहा है। प्रांतीय में जैसे पहले प्रांत बटा था, अभी आज देखिए स्टेट बटा हुआ है। जिस तरह की केंद्र में किसी का सरकार है, राज्य में किसी और का सरकार है। और राजस्व प्रबंधन व्यवस्था को, जैसे कि कोई पैसा का ध्यान कौन रखता है, अभी जो वित्त मंत्री जो पैसा कम हो, उस समय राजस्व का काम प्रबंधन करता था। उसके बाद सैनिक, आर्मी के लिए कौन काम कर रहा है, उसी तरह सैनिक प्रबंधन था। व्यय प्रबंधन, जो कि व्यवसाय या ये सब जो भी चीजें, ये सब देखने के लिए प्रबंधन, इस सारे प्रबंधन को बांट के रखा था। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए, अब हम आपको प्रबंधन, जो कि केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या था। देखिए, केंद्रीय प्रशासन में राज्य की पूरी शक्तियां नीति थी। राजा को उसमें से असीमित शक्तियां प्राप्त थी। जैसे कहते हैं अभी, जैसे प्रधानमंत्री के पास जिस तरह शक्तियां सीमित
पूरा शक्ति है, उसी तरह उस समय राजा के पास पूरा प्रभुत्व शक्ति था, जिसके कारण ही वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था तथा किसी को भी पद से हटा भी सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने पास राज्य की सभी शक्तियों प्राप्त किया था। किसी भी शिवाजी निरंकुश अथवा अत्याचारी नहीं थे, इसलिए उन्हें उदार शासकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि ऐसा छत्रपति शिवाजी था कि इसका कहते हैं एकदम उदार शासन व्यवस्था था, इसका किसी पे अत्याचार नहीं करता था। और मुगल जो था एकदम सब पे अत्याचार करता था। यही कारण है कि शिवाजी को बहुत ही सब व्यक्ति सपोर्ट किए, जिसके कारण वो अपना एक राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। यह अत्याचारी नहीं था, इसलिए उन्हें उदार शासक, उदार की श्रेणी में रखा जा सकता था। राजा को किसी भी प्रकार की सलाह लेनी होती थी तो उनके लिए 8 मंत्रियों को रखा गया था। जैसे बहुत समय पहले देखते थे कि अष्ट दिग्गज, 9 दिग्गज, यानी कि पूरा विद्वानों का जो एक सभा होता है, जो समूह होता है, जिसमें कि अभी के परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं तो जैसे कि प्रधानमंत्री को अगर 10 ठो IAS अधिकारी मिला के उसको जो सलाह लेना है, अपने मंत्रिमंडल से जो सलाह लेना, वही चीज उस समय था कि 8 गो मंत्रियों का सभा था जिससे कि वो राजा सलाह लेते थे, जिसके अष्ट प्रधान कहा जाता, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग पर नियंत्रण रखता था तथा राजा के प्रति जवाब देने के लिए जिम्मेदार। जिस तरह से आज देखते हैं विदेश मंत्री किसी के पास है, शिक्षा मंत्री कोई है, रेल मंत्री कोई और है, विदेश मंत्री, जो जो जितना मंत्री बटा हुआ है, आज जिस तरह की आज मंत्रिमंडल बटा हुआ है, सेम उसी तरह 8 मंत्रियों का उस समय एक समूह था। वही समूह आज जो कि जिम्मेदार है और वही। चलिए आज हम अब दिखाने जा रहे हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था, कि इसमें फिर दूसरा नंबर पे है प्रांतीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या है, शिवाजी ने प्रशासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अपने साम्राज्य के 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इन प्रांतों का प्रशासन का कार्य सूबेदार के द्वारा किया जाता था। उसके बाद प्रांत में सुरक्षा के लिए सेना भी रखी जाती थी। प्रांतीय सुविधाओं की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। प्रांतों को जिलों एवं और जिलों को गांवों में बांटा गया था। जिले में राज्य की ओर से विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और जिलों को जैसे राज्य की ओर से विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जबकि प्रांत में प्रबंधन मुखिया करता था। जिस तरह अभी के शासन व्यवस्था को ही उस समय उसी तरह चलाया जाता था। और आज देखिए मुखिया करता था। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी अधिकारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। जो प्रदेश मराठों को अधीन नहीं थे, उनके चौथे नाम का टैक्स लिया जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ ये सब में समझ गए। इसमें वही सेना से संबंधित था कि किस तरह से बांटा था, प्रांत में कौन था, अपने राज्य में कौन था, सारा व्यवस्था वो तैयारी करके रखा था। अब चौथा, अब देखिए तीसरा में नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। उसके बाद राजस्व प्रशासन प्रबंधन। शिवाजी का प्रशासन ने संपूर्ण भूमि को राज्य की भूमि घोषित कर दिया था तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। किसानों को बीज एवं पशु खरीदने के लिए राज्य की ओर से धन दिया जाता था। इनके बदले राज्य किसानों से उपज का 30% यानी 30% लगान लिया जाता था। 30% लगान लिया जाता था। विजय प्राप्त प्रदेशों को चौथे ली जाती थी। शिवाजी की आय का एक अन्य मुख्य साधन सरदेमुखी था। यह एक प्रकार का था जो कि जीते हुए राज्यों अथवा संरक्षण प्राप्त राज्यों को शासकों से रक्षा वचन के लिए वसूल किया जाता था। यह कुल आय का 1/10 भाग लिया जाता था। इसके अलावा मराठा साम्राज्य के लूट का धन आय का सबसे बड़ा साधन था।
यानी कि ये करते थे क्या कि कोई भी छोटा मोटा शासन हो जिसको कि डर है किसी और राज्य द्वारा हड़प न लिया जाए, इसके लिए शिवाजी ये सब पे भी थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाता था, इसके बदले में उसकी सुरक्षा करता था। और जो मुगल सब था जिससे कि जो किसी पे अत्याचार करके जो धन ले जाता था वो शिवाजी अपने अधीन कर लेता था लूट के, वही उसी में लूट का सबसे धन था। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रकार के इसमें बताए गए कि 30% इससे लेंगे, 10% उससे लेंगे, जो इसके राज्य में रहता था उससे इतना परसेंट लेंगे, उसको पैसा भी देंगे। कोई ऐसा राज्य था छोटा मोटा राज्य कि थोड़ा बहुत वो अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी देश अभी जैसे वो अपनी सुरक्षा के लिए ही लेते थे। तो ये सब पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखिए, और पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो आपका नंबर बहुत बेहतर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, सैनिक प्रबंधन। शिवाजी ने सैनिक शक्ति का कूटनीति के बल पर एक विशाल शक्ति एवं कूटनीति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने सैनिक संगठन पर अधिक अधिक बल दिया, जिसके जिसके कारण ही एक अस्थाई सेना का नियंत्रण किया, जो हर समय सेवा के लिए तैयार रहता था। शिवाजी ने सेना व्यवसाय को मजबूती बनाने या सुधार करने के लिए घोड़े को दागने एवं हुलिया लिखने की व्यवस्था की थी, ताकि युद्ध के समय अच्छे नस्ल की थी ताकि युद्ध के समय अच्छे नस्ल के घोड़े न बदल जाए। क्या होता था कि युद्ध में कोई भी घोड़ा किधर भी जाके चल जाता था, कहीं भी चल जाता था, जिसके कारण कि उसके युद्ध में क्या था, अस्त्र शस्त्र हथियार जो भी चीज एकदम मजबूत होना चाहिए। आज के समय में कैसे सैनिक गाड़ी लेके एकदम बढ़िया से बेहतर गाड़ी लेके हर जगह जाते हैं, वही व्यवस्था पहले था। उसने एकदम घोड़े दागने की व्यवस्था उसी के समय में चल रहा था। जैसे सैनिक को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी। सैनिकों व पदाधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होता था। घुड़सवार, पैदल व जल सेना शिवाजी के सेना के प्रमुख अंग थे। युद्ध छापामार प्रणाली से लड़ा जाता था। इसमें क्या है देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बोलेगा कि शिवाजी का जो कार्यकाल है किस तरह से युद्ध लड़ता था, तो इसका प्रमुख युद्ध था छापामार प्रणाली। चलिए अब ये देख लिए। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, अब 5वां स्लाइड में। इसमें देखिए इसमें क्या क्या आ गया है कि न्यायिक व्यवस्था उसका कैसा था। शिवाजी में जो 5वां पॉइंट लिखेगा, न्यायिक व्यवस्था कैसा था। तो न्याय के प्रधान अधिकारी को न्यायाधीश कहा जाता है। व्यवसाय हिंदू धर्म के नियमों पर आधारित था। ग्रामों में फौजदारी के मुकदमे को तय करने के लिए अधिकारी होता था, जिसे मुखिया कहते थे। ग्रामों के झगड़े ग्राम पंचायतों द्वारा ही निपटा लिए जाते थे, तथा कानून की व्यवस्था के लिए कानून पंडित की नियुक्ति की जाती थी। इसमें मूलतः यह बात है कि न्याय व्यवस्था जो न्याय के अतीत है, उस आज जैसे कि हम न्यायाधीश मानते हैं, सेम वही चीज है। न्यायाधीश था पहले, तो आज हम कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो आज पहले मुखिया के पास जाते, तो वही सब मुद्दा आप अपने प्रखंड की, आप अपने जो आसपास की चीज है उस चीज को नजर में रखते हुए इस चीज को न्याय व्यवस्था में लगा दीजिएगा, जिससे होगा कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही सब चीज है इसमें। न्याय व्यवस्था में मुखिया का क्या कार्य था, ग्राम पंचायत